हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्रेयी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान से जीव विज्ञान या जिसे जैव जगत के नाम से दिया गया है बुक में, और प्राकृतिक संसाधन जो पर्यावरण का टॉपिक है, इन दोनों के सिलेबस के बारे में कि जैव जगत में 4 टॉपिक हैं और प्राकृतिक संसाधन में 3 टॉपिक हैं। 30% माइनस करके इस बार एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं पूरा पढ़ा रही हूँ। उसके बाद है एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें 30% माइनस करके होगा, क्योंकि बीच में 30% काट देने से जो पढ़ाने का एक रिदम है वो टूट जाता है। और उसमें मैंने जीव विज्ञान का पहला लेसन स्टार्ट कर दिया था, जो जैव जगत है, जिसमें जैव जगत का जिसमें एक टॉपिक पहला लेसन है जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रिया में हमने सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ लिया था, और जैव जगत में जीवन की प्रक्रियाओं को समझने से पहले सजीव और निर्जीव को अच्छे से समझना होता है, क्योंकि इसी से तो हम समझ पाएंगे कि जीवन की प्रक्रियाएं किस में होती हैं, सजीव में कि निर्जीव में। तो सजीव में होती हैं। तो सजीव क्या है, इसी को समझने के लिए सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको, अगर आपने मैंने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वो जा तो जैव पराक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव और पराक्रम, इन दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ क्या होता है। जैव को इंग्लिश में कहते हैं बायो, और लाइफ, इंग्लिश में इसे लाइफ कहते हैं और साइंस की भाषा में बायो कहते हैं। तो जैव का अर्थ होता है जीवन से संबंधित या जीवों और उनके शरीर के अंगों से संबंध रखने वाला हो। ऐसी प्रक्रिया जो जीव से संबंधित हो या जीव और उनके अंगों से संबंध रखने वाला हो। और पराक्रम का अर्थ होता है किसी काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कार्यों को एक निश्चित क्रम में करना। जैसे कि जीवन को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, खाना पचना, उसके बाद जो नहीं पचा है वो शरीर से बाहर होना, गर्मी लगने पे पसीना आना, जिससे शरीर का टेम्परेचर सही हो, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, हंसना, खेलना, रोना, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं शरीर में, जिनसे हम अपने जीवन को पूरा करते हैं। अर्थात जैव पराक्रम का मतलब होता है जीवों के शरीर के अंगों द्वारा किए गए कार्यों से जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना जैव पराक्रम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पोषण किया जा रहा है जीवन जीने के लिए, यहाँ सांस लिया जा रहा है, ये भी एक प्रक्रिया है जीवन जीने के लिए। यहाँ इमोशंस हैं, हंसना, रोना, कोई हंस रहा है, कोई खुश है, कोई आश्चर्य हो रहा है, कोई न्यूट्रल है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई हमेशा हंस या खुश ऐसे भी तो नहीं रह सकता है ना। इंसान हमेशा सो सकता है, ना इंसान हमेशा जाग सकता है, ना हमेशा हंस सकता है, ना हमेशा गुस्सा रह सकता है। कभी कभी न्यूट्रल भी रहेगा, कभी कभी बहुत उदास भी रहेगा। तो ये सब जीवन की एक छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिनसे हमारा जीवन पूर्ण होता है। तो ये है जो प्रकृति पराक्रम के एक एक उदाहरण को समझते हैं। जैसे कि जैव पराक्रम में पोषण होता है। तो पोषण हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ की सेल्स डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। नहीं चोट लगती है तो भी हर एक कोशिका के जिंदा रहने का कुछ समय होता है, उस समय के बाद वो कोशिका खत्म हो जाती है। तो उसकी शरीर से सफाई करने तथा नई कोशिकाओं के बनने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है, और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें श्वसन भी जरूरी होता है, क्योंकि श्वसन से हमें एटीपी ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब जैसे कि हमने खाना खा लिया, खाना हमारे शरीर में हमने खाया, पेट में है, मुंह से खाया, पेट में पहुंचा है, उससे हमारे मुंह को भी, जीभ को भी ताकत नहीं मिल रही, हमारे दांत को भी कोई पोषण नहीं मिलेगा जब तक कि वो हमारे पेट में जाके वहाँ से हमारे शरीर में जो लिक्विड के रूप में खून है उसके तहत हमारे शरीर के एक एक हिस्से में ना पहुँच जाए।
क्योंकि इंसान सिर्फ मुंह से खा के पेट तक ही ले जा सकता है, कि वो पैर से नहीं खा सकता, हाथ से नहीं खा सकता, और उसे उसके ऊर्जा की ज़रूरत उसके पूरे शरीर को होती है। हाथ, पैर, दिमाग और आँख, नाक, सबको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन हर जगह से नहीं खाया जा सकता है। इसलिए हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का, परिवहन बसें होती हैं जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी भगवान ने प्रकृति ने हमें भी कुछ शरीर में ऐसी बसें दे रखी हैं जो हमारे खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और उसके बाद अब हम लोगों ने जो खा लिया है उसमें ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर चीज़ अच्छी ही हो, जो हम खाए हैं हमारे शरीर के लिए यूज़फुल ही हो, हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली ही हो, ऐसा नहीं होता है। जो हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाती है, हमारा शरीर उसे हमारे शरीर से बाहर कर देता है, और इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद इंसान अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक क्रिया करता है, जनन, रिप्रोडक्शन, जिसके तहत वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। ये भी जैव प्रक्रम की एक क्रिया है। संवेदना। संवेदना पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आपको एक फोटो दिखाते हैं। इसे देख के आप समझ जाएंगे कि संवेदना क्या है। हंसना, खुश होना, न्यूट्रल रहना, मतलब ना खुश होना, ना दुखी होना, और दुखी होना, बहुत आश्चर्य होना, ये सब संवेदना, इमोशंस के लक्षण हैं, और इमोशंस जो है वो सजीवों का एक लक्षण है। अब जैव पराक्रम को हम जिस विज्ञान में पढ़ते हैं, इसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर की क्रियाएं ही पढ़ा जाता है। इंग्लिश में इसे फिजियोलॉजी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम कार्यकी भी है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर के, या ये करके कि शरीर क्रिया विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जैव पराक्रम, जैव पराक्रम, या फिर ये भी पूछ सकता है कि जैव पराक्रम को किस विज्ञान के तहत पढ़ा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इससे बनते हैं। जिस आहार में उचित मात्रा में उचित तत्व सम्मिलित होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब इसे संतुलित आहार के तहत हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण तो हम पढ़ रहे हैं जैव पराक्रम के तहत। जैव पराक्रम का फर्स्ट एग्जाम्पल ही है पोषण। पोषण जीवों को वृद्धि, विकास और सभी जैव पराक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब पोषण की आवश्यकता क्यों है? अभी तक इतना जितने देर से मैं सब बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इसमें तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि पोषण है क्या। तो इसके लिए हम अब आगे बढ़ते हैं और पोषण की आवश्यकता पढ़ते हैं। पोषण की आवश्यकता क्यों है? पोषण के तहत ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण जो वो ऊर्जा का स्रोत है। जब हम जैसे कि वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, मीठा खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल, तो इन सब से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद शारीरिक वृद्धि में, जैसे कि प्रोटीन वाली चीज़ें जब खाते हैं तब हमारे शरीर में ग्रोथ होता है। उसके बाद कोशिकीय मरम्मत एवं निर्माण, हम चोट खा जाते हैं तो हमारे सेल्स में टूट फूट, कोशिका में टूट फूट हो जाती है, या कुछ कोशिकाएं मृत भी हो जाती हैं, तो उन्हें बनाने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर में पोषण होगा तभी तो नई कोशिका बनेगी, और जो कोशिका में कुछ टूट फूट हुई है उनका मरम्मत होगा। उसके बाद हम अपने खाने में जब प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी होता है। आपको पता ही होगा कि विटामिन सी जो होता है वो रोगों से प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इधर इस बार कोविड के हालात में, जब कोविड का सिचुएशन था, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी के और विटामिन डी लेने के लिए ही डॉक्टर्स कह रहे थे, क्योंकि वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उससे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर में। अब भोजन या पोषण के मुख्य घटक, कि मुख्य रूप से जो हम भोजन लेते हैं, कुछ भी खाएं, जिसमें चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो खुद पकाने वाला भोजन हो, जैसे पेड़ पौधे हैं, इन सब कितने कैटेगरी में भोजन लेते हैं।
इसे कितने मतलब 3 ही कैटेगरी में भोजन ले सकते हैं, चाहे वो कुछ भी खा लें। चाहे वो चाइना वाले हों, चाहे वो भारत वाले हों, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, कोई भी इंसान हो कुछ भी खा ले, उसे भोजन 3 रूप में ही प्राप्त होगा। जिसमें से पहला है कार्बोहाइड्रेट या वसा, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है विटामिन एवं खनिज लवण। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं, इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। जो प्रोटीन है, इन्हें बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो जिम जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, जो दुबले पतले होते हैं या जो नहीं भी दुबले पतले होते हैं, अपनी बॉडी अपने मसल्स को निकालने के लिए जाते हैं, तो उन्हें चाहिए उन्हें ज़रूरत होती है कि उनके शरीर में और अतिरिक्त सेल्स बने। तो इसके लिए उन्हें प्रोटीन शेक दिया जाता है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन ही है, वो है तत्व है जो हमारे शरीर को वृद्धि देता है, विकास देता है। उसके बाद उसके बाद है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, जिसमें है विटामिन और खनिज लवण। उसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं पोषण के प्रकार। पोषण 2 तरह से होता है, स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक और विषम पोषण हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक 2 तरह से होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और उसके बाद रसायन संश्लेषण के द्वारा। एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केवल रसायन संश्लेषी होते हैं, जो रसायन लेकर अपने शरीर में बाहर से रसायन लेकर अपने शरीर में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। बाकी तो सब प्रकाश संश्लेषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव जैसे कि पेड़ पौधे और ये काई। इस तरह से काई आपने देखा होगा, जब छत वत पे बहुत दिन बारिश वारिश हो जाती है तो कोने कोने में ऐसे काई लग जाते हैं। ये काई आपने देखा होगा जब जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत नमी वाले मिट्टी वाले घर पे ऐसे काई लगती है। और जब आपने बहुत दिन तक किसी तालाब में पानी भरा हुआ देखा होगा तो वहाँ पे ऐसे काई तैरने लगती है। तो ये जो काई होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, तो काई भी प्लांट्स की ही कैटेगरी में आता है। जितने भी प्लांट्स हैं और प्लांट्स के जो हरे भाग हैं, वो सब प्रकाश संश्लेषी होते हैं, वो सब अपना भोजन बनाते हैं और हम जो शाकाहारी लोग होते हैं वो उन पे डिपेंड हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं विषम पोषण। विषम पोषण में वैसे तो आगे जैसे जैसे हाई लेवल पे पढ़ेंगे तो इसके बहुत टाइप बन जाते हैं, पर अभी के लिए हम पढ़ते हैं 4, जो कि आपके बुक में दिया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी या अपमार्जक और परजीवी। शाकाहारी में आते हैं जो कि अभी हमने आपको बताया, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। अब जब आप पढ़ेंगे पिरामिड, खाद्य पिरामिड, तो उसमें आप पढ़ेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो सब उत्पादक होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं वो उत्पादक पे डिपेंड होने की वजह से वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे खरगोश हो गई, गाय हो गया, कुछ मनुष्य जो शाकाहारी होते हैं, ये सब हार्बीवोरस या शाकाहारी में आ गए। मांसाहारी मांसाहारी वो होते हैं जो अपने से छोटे जीवों को खाते हैं। वैसे मनुष्य तो सर्वाहारी में आता है, क्योंकि वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। मांसाहारी में आते हैं जैसे शेर, बाघ, ये सब अपने से छोटे जीवों को खा लेते हैं। तीसरा है मृतोपजीवी या अपमार्जक। ये मृतोपजीवी अपमार्जक एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। एक लेकिन यहाँ इन दोनों को साथ दिया गया है, तो हम साथ बता पढ़ने के लिए बता दे रहे हैं कि ये दोनों मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी या मार्जक कहा जाता है। दूसरा होता है परजीवी। परजीवी ये दूसरे किसी जीव के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आते हैं वायरस और बैक्टीरिया।
मृत मृतोपजीवी और अपमार्जक का एग्जाम्पल है गिद्ध और फफूद। फफूद भी सड़ी गली जगह पे लगती हैं और गिद्ध जो है ये मरे हुए जानवरों को खाता है, इसलिए इसमें एग्जाम्पल है फफूद और गिद्ध। अब हम आगे पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ये हमारे शरीर के वो तत्व हैं जो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो जो स्रोत होते हैं वो इस फोटो में दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फल है, मीठा है, मक्का है, आलू है, नूडल्स हैं, केला है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। अब कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स को इंग्लिश में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ के नाम पढ़ते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में है मड या स्टार्च। ये मड या स्टार्च पौधों में पाया जाता है, और ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब मनुष्यों में या इंसानों में पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है। अब पढ़ते हैं कि सरल कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से होते हैं। गन्ना, चुकंदर, खजूर। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के आलू, चावल और अरबी। हमारे शरीर में स्टार्च जो होता है, ये आलू में स्टार्च होता है, लेकिन हमारे शरीर में पहुंचने पे ये टूट के हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में ही यूज होता है, इसलिए हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन नहीं होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का ही पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता है ऊर्जा देना, और जिसमें ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, वो पावर हाउस है, ऊर्जा घर है, लेकिन कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज जो होता है वो जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो यकृत में उसे ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर जब हम 7 से 8 घंटे बिना कुछ खाए उपवास करते हैं, तब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर यूज़ कर ली जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो कई अमीनो एसिड का एक जटिल संरचना है, और इसका स्रोत होता है जंतुओं से मांस, मछली, दूध, अंडा और पनीर, और वनस्पति से दाल, गेहूं, मूंगफली और बादाम। प्रोटीन्स की उपयोगिता होती है जीवद्रव्य के निर्माण का प्रमुख पदार्थ है। एंजाइम के निर्माण में, शरीर के टूट फूट में मरम्मत। एंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से ही बने होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, और ये प्रोटीन जो होता है वो एंटीबॉडी के रूप में हमारे रोगों से रक्षा करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन कुपोषण क्यों होता है? जब बच्चों के खुराक में प्रोटीन का पोषण नहीं हो पाता है तो उन्हें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है, या नवजात बच्चों में ज़्यादा होता है। अब जिसमें से पहला है क्वाशरकर और दूसरा है मेरिस्मस। क्वाशरकर 12 माह तक के बच्चों में होता है। जब उन्हें बराबर अपने माँ का दूध नहीं मिल पाता है तो उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, और उससे उनके हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट निकल आता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, और उनमें मानसिक मंदता भी आ जाती है। मतलब बच्चे थोड़े मंद बुद्धि हो जाते हैं, एकदम पागल नहीं होते हैं लेकिन थोड़े मंद बुद्धि हो जाते हैं। दूसरा है मेरिस्मस रोग। मेरिस्मस रोग जो होता है वो मुख्य रूप से ऊर्जा की कमी से होता है। ऐसे बच्चों के खाने में कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाता है और प्रोटीन भी कम हो जाता है, जबकि क्वाशरकर रोग जो होता है कि बच्चों के खाने में कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है।
और मेरिस्टेमेटिक रोग में ऊर्जा की कमी भी हो जाती है और प्रोटीन की कमी भी हो जाती है, तो ऐसा बच्चा बहुत कमज़ोर दिखाई देता है और उसका जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो रुक सा जाता है और बच्चा दुबला-पतला हो जाता है, देखने में बहुत कमज़ोर दिखाई देता है और बच्चा बहुत रोता भी रहता है। ये 6 माह से 1 साल तक के बच्चों में बहुत होता है। ऐसे ये उन बच्चों को होता है जो बिल्कुल से अपनी माँ का दूध नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी उम्र से छोटे बच्चे लगने लगते हैं। ऐसे बच्चों में डायरिया, मंद मतलब उनके जो नाड़ी होती है वो धीरे चलना, सांस की गति धीरे होना, भूख न लगना और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना और थोड़े मंद बुद्धि होना, ये सब इन बच्चों के लक्षण होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं फैट। ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में शामिल है। फैट फैट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, किंतु इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है। इसलिए ये जो कुछ लोग वेट कम करते हैं, जो लोग कपालभाति से हमारे शरीर से केवल कार्बोहाइड्रेट कम होता है। वसा कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये हमारे शरीर से हमारे एक्सरसाइज करने पे ही बाहर निकलता है, पसीने से फैट बाहर निकलता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सांस के तहत भी शरीर से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। अब इसका स्रोत क्या क्या होता है? इसका स्रोत दो जगह से होता है, एक जंतुओं से और एक पौधों से। जंतुओं से इसे मक्खन, घी, पनीर और दूध के रूप में प्राप्त करते हैं और पौधों से नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों और तिलहन से प्राप्त करते हैं। इसकी उपयोगिता क्या होती है? ये अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि कोई इंसान दिन भर बैठा रहता है और खाना खाए, चाहे वो संतुलित आहार ही ले, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो सब उसके बॉडी में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाएगा या वसा के रूप में। और जब ये हमारे शरीर में जो हेल्दी हैं या फिर जिनमें वसा ज़्यादा है, तो उन्हें अगर भूख लगे और वो खाना ना खाएं तो यही वसा टूट के ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये हमारे बॉडी में ताप नियंत्रक और कोशिका कला के निर्माण में सहयोग करता है। ताप नियंत्रक मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। फैट हमारे शरीर के लिए सिर्फ हानिकारक नहीं है, ये हमारे बॉडी के लिए लाभदायक भी है। लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो हानिकारक हो जाता है, वो चाहे जितना हमारे शरीर में लाभ पहुँचाए, लेकिन वो ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे कि सेल बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में बनना, उसका बनना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही सेल अगर रोज़-रोज़ बनने लगे, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बनने लगे, तो वही कैंसर हो जाता है। कैंसर और कुछ नहीं है, केवल सेल का बिना रुके हुए अन्य मतलब एक होता नहीं है कि किसी चीज़ का कंट्रोल ना हो, बिना ब्रेक के गाड़ी चलना जैसे हो जाता है सेल का बनना, तो वैसे सेल का बनना कैंसर कहलाता है। शरीर को आकृति प्रदान तथा हड्डियों में लचीलापन और त्वचा या स्किन पर चमक और स्किन को कोमल बनाना, ये भी फैट का ही काम होता है। अभी तक हमने पढ़ा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, जिसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में। दूसरा निर्माणकारी तत्व, जिसमें प्रोटीन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व में विटामिन। विटामिन विटामिन जैसे देश के लिए आर्मी की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे शरीर के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। जैसे देश से सीमा से आर्मी हट जाएगी तो बाहर के सारे दुश्मन उसे अटैक कर देंगे, तुरंत उसे इधर उधर खराब करने के लिए, देश को अपनाने के लिए, कब्जा करने के लिए आक्रमण कर देंगे। उसी तरह विटामिन हमारे शरीर से ख़त्म होते ही हमें कई तरह के रोग, जितने भी रोग हमारे आसपास, अगर हमारे अंदर विटामिन सी एकदम कम हो जाए, विटामिन डी ना हो, तो हमारे पास कोई छींक दे तो जुकाम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे विटामिन हमारे शरीर से अगर ख़त्म होने लगे या कम होने लगे, तो हमारे आसपास जितने बैक्टीरिया, वायरस ये सब हैं, वो सब हम पे अटैक करने लगेंगे, हमारे शरीर पे अधिकार करने के लिए, हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं।
विटामिन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन उन्हें कहते हैं जो जल जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन उन्हें कहते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील मतलब जल में घुलकर हमारे शरीर में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। वसा में घुलनशील का मतलब वो फैट सॉल्युबल, फैट में मिलके हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, या हमारे शरीर में प्रयोग किए जाते हैं फैट में सॉल्युबल, फैट में मिलकर। अब इसमें से ज़्यादा विटामिन हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन हमें विटामिन शरीर से कि हमारे शरीर में एक विटामिन, केवल एक तरह का विटामिन बनता है जो है विटामिन डी। वो भी जब हम धूप में बैठते हैं, सनलाइट में बैठते हैं, तो विटामिन डी हमारे शरीर में लीवर के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन और सारे विटामिन हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब सारे विटामिन्स, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, और जल में घुलनशील ADE के को छोड़कर जो विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील है हो गया BC। अब इन सारे विटामिन के एक टेक्निकल नाम है, साइंस के टेक्निकल नाम है। वसा में विलेय विटामिन, जिसमें है सबसे पहला विटामिन ए, जिसका टेक्निकल नाम है रेटिनॉल। इसका स्रोत है अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर और हरी सब्जियां। और इसका कार्य क्या होता है, ये आँखों में जो रॉड्स होते हैं उनमें रिडोप्सिन का निर्माण करता है और एपिथेलियम स्तर की वृद्धि करता है। इसकी कमी से रोग होता है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया जो रोग होता है ये आँखों में होता है, इससे आँखों का पानी सूख जाता है। और दूसरा होता है, इससे आँखों जो पानी सूख जाता है तो उसके बाद आँखों के कॉर्निया में अल्सर का रोग होने लगता है। दूसरा होता है रतौंधी, रतौंधी से हमें रात के समय दिखाई नहीं देता है। और तीसरा होता है एपिथेलियम ऊतकों के विकास में वृद्धि। एपिथेलियम ऊतक जो है ये हमारे शरीर में अंदर और बाहर सबसे ऊपर का जो रक्षात्मक आवरण होता है, जो स्किन का सबसे रक्षा करने वाला लेयर, जो सबसे ऊपरी और अंदर से सबसे ऊपरी लेयर होती है, ये एपिथेलियम टिश्यू से बनती है। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी का टेक्निकल नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल और वृक्क। वृक्क का मतलब है कि किडनी भी विटामिन डी का निर्माण करती है। अब उसके बाद पढ़ते हैं इसका कार्य क्या क्या है। इसका कार्य होता है हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य में वृद्धि तथा कैल्शियम और फास्फोरस का क्षुद्रांत में अवशोषण। मतलब छोटी आंत में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होता है, उसी के बाद हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इससे होता है रिकेटस, और रिकेटस सूखा रोग, और ऑस्टियोमेलेशिया। जो रिकेटस होता है इसमें जो हड्डी होती है वो मुलायम हो जाती है, और ये बच्चों में होता है। रिकेटस जो होता है ये बच्चों में होता है, और वही हड्डी जो मुलायम होती है लेकिन बड़े लोगों में, वयस्क में, जो एडल्ट लोग होते हैं उनमें, तो इसे ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है। इसे ये भी सूखा रोग ही है, लेकिन रिकेटस बच्चों का है और ऑस्टियोमेलेशिया बड़े लोगों का है। उसके बाद तीसरा है विटामिन ई, इसे टेकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की सुंदरता के लिए, बालों के लिए, त्वचा में कोई रोग ना हो, कोई दाग ना हो, इन सब के लिए विटामिन ई ही जिम्मेदार होता है। और इसका स्रोत है अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां और मांस। इसका कार्य होता है जननी के एपिथेलियम की वृद्धि। एपिथेलियम जो हमारे जनन कोशिकाओं में होती हैं उनकी वृद्धि करता है, उन ऊतकों की वृद्धि करता है, और प्रजनन में आवश्यक होता है। विटामिन ई की कमी जिनमें होती है उनके बच्चे उच्चे नहीं होते हैं, उनके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और उनके जनन क्षमता में कमी आती है। और कहीं चोट वोट लगती है तो मतलब घाव भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का टेक्निकल नाम है नेफ्थोक्विनोन। इसका जो स्रोत है वो है सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर और हरी पत्तियां। करते हैं जल में विलेय विटामिन, जिसमें पहला है विटामिन B1, जिसका टेक्निकल नाम होता है थायमिन। इसका स्रोत है ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, फलियां और हरी सब्जियां। ये रोग उनमें ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ही पिसे हुए, ऐसे पिसे हुए और फिर आटे के चोकर को निकाल कर खाते हैं। उन सब लोगों में बहुत ज़्यादा पिसे हुए अनाज और आटे से चोकर को निकाल देते हैं, उन लोगों में ये रोग ज़्यादा होता है। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहएंजाइम के रूप में कार्य करना। इससे होता है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी में बहुत सारी बीमारी बेरी बेरी रोग में होती है। इसके बहुत सारे बच्चों में अलग, बड़े लोगों में अलग, और इसके बहुत सारे लक्षण हैं। उन लक्षण के आधार पे एक अलग बीमारी है। इसे बेरी बेरी को थायमिन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः थायमिन की कमी से ही होता है। थायमिन जिसे B1 कहा जाता है। दूसरा है विटामिन B2, जिसका टेक्निकल नाम राइबोफ्लेविन है। इसका स्रोत है हरी पत्तियाँ, ईस्ट, पनीर, गेहूँ, यकृत और मांस। इसका कार्य होता है अमीनो अम्लों के उपापचय में। जो अमीनो अम्लों का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये हेल्प करता है एफएडी और सेंजाइम का भाग बनाने में। और इसकी वजह से, इसकी कमी से रोग होता है किलोसिस, जिसमें होंठ फटते हैं, और ग्लोसाइटिस, जिसमें जीभ में सूजन होती है, डर्मेटाइटिस, जिसमें त्वचा फटने लगती है, मतलब लाइन पड़ने लगती है। और उसके बाद पैर की एड़ियाँ फटने लगती हैं, हाथ के तलवे भी फटने लगते हैं। गुर्दा और ईस्ट है। इसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड का उपापचय, शारीरिक वृद्धि, शरीर की लंबाई को बढ़ाने में, रुधिराणुओं का निर्माण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण फोलिक एसिड करता है। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है। कमी से केवल आरबीसी में ही नहीं, इसकी अगर कमी होती है तो चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स, तीनों डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्रोत है नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल। जितने भी खट्टे जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ हैं वो सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इसका कार्य होता है क्रेब्स साइकिल में सहायता करना। जब आप आगे श्वसन में इस क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो आप इन सब कुछ विटामिन जो श्वसन में सहायक लिखे गए हैं उन सबको अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो है ये श्वसन का ही एक चक्र है। कोलेजन तंतुओं के रूप में अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स बनाता है। कोलेजन तंतु जो होते हैं वो हमारे शरीर, जो ऊपर स्किन है, जो चमड़ा है, उसके इसमें जो खिंचावट बनी हुई है, जो अंदर से जुड़ा हुआ है, इसके लिए सहायक होता है विटामिन सी। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, देखो ये स्किन जो होती है वो सिकुड़ने लगती है, पकड़ के इसे खींचो तो बढ़ भी जाती है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि कोलेजन तंतु जो होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और अस्थियों के जो मैट्रिक्स होते हैं उनके निर्माण में, अस्थियों में मैट्रिक्स होते हैं, उनके निर्माण में इसका एस्कॉर्बिक एसिड अस्थियों के मैट्रिक्स के निर्माण में भी सहायक होता है। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। मसूड़ों में जो होता है, मसूड़ों से खून आने लगते हैं, भार में कमी होती है, और इसकी कमी से भी सांस फूलते हैं, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल में सहायक है जो कि श्वसन की ही एक क्रिया है। और उसके बाद इसकी कमी होने से हाथ पैर पे निशान बहुत पड़ने लगते हैं, बहुत लाइनिंग पड़ने लगती हैं, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं जब विटामिन सी की कमी होती है। उसके बाद है कुपोषण। जो ऊपर मैंने पढ़ाया है ऊर्जा देने वाले कुपोषण, कुपोषण दो तरह से होता है। एक होता है जब खाना बहुत कम मिलता है, वो कुपोषण। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये वही है। और एक होता है ओवर डाइट, एक होता है अंडर डाइट, एक होता है ओवर डाइट। अंडर डाइट का मतलब जितनी ज़रूरत है, जितने खाने की, जितने आहार की, वो नहीं मिल पाता है। ओवर डाइट का मतलब होता है कि जितने की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इन दोनों को ही कुपोषण कहा जाता है। और इन कुपोषण जो है, इसकी सही परिभाषा है कि पोषक तत्वों के अनुचित अनुपात। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा फैट ले रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा फैट की ज़रूरत है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स वाली चीज़ें ले रहा है, तो ऐसे सब में बीमारी हो जाती है। अनुचित अनुपात और कमी वाले आहार की त्रुट को त्रुटिपूर्ण आहार कहते हैं, और इससे होने वाले विकार को कुपोषण कहते हैं। क्योंकि आजकल लोग खाना को पहले बॉयल करेंगे, उसके बाद उसे कहते हैं, क्योंकि आजकल लोग खाना को पहले
बॉयल करेंगे, उसके बाद उसे फ्राई करेंगे, तो ऐसे में खाने में कोई मिनरल्स रह जाते हैं, ना कोई विटामिन्स रह जाते हैं, ना प्रोटीन, फैट, मतलब सब जिस रूप में हमारे शरीर में चाहिए उसका वो आकार, वो शेप बदल जाता है। और इससे 2 तरह के विकार होते हैं। पहला होता है शारीरिक स्थिरता, फिजिकल डिस्फंक्शन, दूसरा होता है मानसिक स्थिरता, मेंटल डिस्फंक्शन। अगर हम आहार कम लेंगे तो हमारा शरीर जो होगा देखने में कमज़ोर हो जाएगा, हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियां भी बहुत कमज़ोर और मुलायम हो जाएंगी। मानसिक स्थिरता, ऐसे लोगों में बहुत तरह से रोग हो जाते हैं, जैसे उनका दिमाग एक स्थिर नहीं रह पाता है, एंजाइटी जैसे रोग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा जैव पराक्रम, और जैव पराक्रम के पहले उदाहरण पोषण को। अब इसके बाद हमने पोषण में अभी जो प्रयोग होते हैं तत्व, उन तत्वों की कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में, जिसे मैं बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।